नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 22 अगस्त का करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार आज का हमारा सेशन होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें, यूपीएससी का हमारा 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप और स्विफ्ट एसेस का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 85648805309690660889 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सब जगह हैं हम लोग। आप लोग इसके अलावा ओनली यूपीएससी टेलीग्राम पे करेंगे, लिखेंगे तो ये सारे ही फ्री चैनल आपको मिल सकते हैं। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल शीघ्रता के साथ में। और इसमें क्या है कि जो पेड पीडीएफ हमारी है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं फ्री में, ठीक। उसकी पिक्स जो है फ्री में प्रोवाइड की जाती है, पेड पीडीएफ पूरी नहीं की जाती, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ज्वाइन करिए और सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम पे आपका इंपॉर्टेंट वाले सारे मिलते रहेंगे। हमारे जो टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में जो आ सकते हैं वो हैं ये वाले। देखिए मालाबार रिबेलियन, जिसको मोपला रिबेलियन बोला था 1921 वाला, ये कंट्रोवर्सी बना रहता है। क्यों, क्या सारी चीज़ें हैं बताएंगे आपको पूरा डिटेल में। और कर्नाटका राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, अब ये देखिए मेंटल हेल्थ जो एक चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे मैं आपको खुद बताऊं कि कोरोना के बाद में काफ़ी जो है लोग कोरोना से अगर रिकवर भी हो गए तब भी मेंटली उनका थोड़ा सा जो है डर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इसके लिए कर्नाटका में भी एक अथॉरिटी, मतलब एक जो है प्राधिकरण बनाने की बात करी जा रही है। चाइना के बारे में क्या तिब्बत की नीति है, क्या इंडिया की तिब्बत की नीति है, ये पूरा आज टॉपिक इसको ध्वस्त कर देंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ में मैं बताऊंगा आपको आज, ताकि आपने ये इसको सुन लिया, पूरा स्टोरी के तरीके से बता दूंगा। इसको सुन लिया तो फिर आपको जो है कभी भी इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा नहीं। कोई भी न्यूज़ आती है, आपको बैकग्राउंड लेवल पता है तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्रेड मिंट, एक कंपनी है क्रेडिट कार्ड के, वो सब करता है। तो अब इसने मिंट नाम से एक नई प्रक्रिया चालू करी है। वो प्रक्रिया एक्चुअली इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से। वैसे तो ये प्राइवेट संस्था इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये खुद में, लेकिन जो प्रक्रिया चालू करी है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है डिस्क 5.0, क्या है ये देखते हैं। ओ देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है, वाई मालाबार रिबेलियन ऑफ 1921 स्टिल काउंट्स कंट्रोवर्सी। 1921 का मालाबार विद्रोह अभी भी विवादों में क्यों है। देखिए क्या है कि अभी जो है राम माधव जी एक हैं, उन्होंने क्या बोला कि मोपला रिबेलियन जो 1921 में हुआ था वो भारत में पहली बार तालिबान जैसी सोच विचारधारा वालों के तरीके का एक जो है मैनिफेस्टेशन था। मतलब उस समय भी तालिबान टाइप की एक घटना जो है या उस तरह की जो विचारधारा है वो हमें मोपला विद्रोह में देखने मिली थी 1921 में। अभी इसका मतलब ये जो है अगर प्रासंगिकता देखो तो रेलेवेंस देखो तो 20 अगस्त को एक्चुअली ये जो है चालू हुआ था। तो 20 अगस्त आपका अभी तालिबान चल भी रहा है, 20 अगस्त को ये वाला आया। और मोपला जो है आपका वैसे बताऊं तो जो है केरला में क्या हुआ था कि 7th, वैसे भारत का जैसे है तो भारत में, अरे यार कुछ ठीक नहीं बना, रुको फिर से बनाते हैं। देखिए ऐसे करके आप सिंपल सा आपको ये बनाना है, ऐसे करके, ठीक है। और यूँ जाके फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे करके और यूँ जाके यूँ मिला दिए, ठीक, बन गया। अब भारत में क्या है कि 7th सेंचुरी में मुस्लिम्स यहाँ पे आ गए थे, ठीक। मुस्लिम का उदय हो गया था इस्लाम का, और जो है यहाँ पे जो है सदन भारत में आ चुके थे। जब ये लैंड पे तो बाद में आए हैं, ठीक है ना, 1000 के आसपास, उससे पहले भी, लेकिन यहाँ पे पहले आ गए थे। तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स आए फिर उनको जो है वहाँ के राजाओं ने कह दिया ठीक है, ये लोग ट्रेडर की तरीके से आए थे, ट्रेड करते थे, और फिर उन्होंने जो है शादियाँ कर ली वहाँ पर और जो है मोपला कहलाने लगे, ठीक है ना। अब मोपला जो मुस्लिम्स होते हैं, वैसे तो जो लैंग्वेज है वहाँ की लोकल लैंग्वेज, उसमें मोपला का मतलब होता है सन इन लॉ या फिर दामाद, हिंदी में अगर कहा जाए तो दामाद उनको बताया गया। और क्योंकि वहाँ की जो है लोकल औरतों के साथ में उन्होंने शादी करी थी,
और क्या हुआ, ये लोग रहने लगे। अब इनकी जनसंख्या थोड़ी बढ़ती रही और जो है ब्रिटिश का जब रूल आया तो ब्रिटिश ने भी वहीं जैसा पूरे भारत में किया था वहाँ पे भी किया। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जो जमींदार जो बैठाए गए थे वो हिंदू थे, ठीक। और ये पूरी कहानी एकदम संक्षेप में बता दे रहा हूँ, वो हिंदू थे और आपके जो मोपला जो थे वो मतलब ज़्यादातर पीजेंट थे। तो इसको जो है आपका मालाबार रिबेलियन, मोपला रिबेलियन, मपिला रिबेलियन या फिर पीजेंट रिबेलियन भी माना जाता है, जानते हैं इस तरीके से। तो मतलब ये लोग जो है आपका पीजेंट्स थे, आपका जो है कृषि यूज पे बेस्ड थे, ठीक है, आपका ज़मीनों पे अपना करते थे काम, ठीक। अब हुआ क्या कि जब ये खिलाफत मूवमेंट हुआ, आप लोगों को याद होगा, जब जो है जो खलीफा जो है वो हटा दिए जा रहे थे ब्रिटिश के तरफ से, जो है 19 जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया था, तो खिलाफत मूवमेंट भारत में चलाया गया था कि भैया जो है गद्दी जो सीट है खिलाफत की वो टर्की में बनी रहे, खलीफा की सीट टर्की में बनी रहे, उसको ना हटाया जाए। तो इसका जो है समर्थन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसने भी किया था, गांधी जी ने भी किया था। अब उसकी वजह हुआ क्या, वैसा तो ठीक था, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माना जा रहा था, बहुत बड़ा गांधी जी ने बोला भी था। लेकिन खिलाफत मूवमेंट की जो मीटिंगें हुई केरला में, ठीक, जो मालाबार उस समय आप कह सकते हैं मालाबार में, तो वहाँ पे मपिला जो ये जो थे आपके मुस्लिम जो थे, इनको ये काफ़ी इनके अंदर जो है एक कम्युनिज्म वाली चीज़ आ गई, सांप्रदायिक बहुत हो गए। तो और उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जब वहाँ से वो गए तो ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने हमला बोल दिया, और साथ ही साथ जो हिंदू लीडर्स थे, जो हिंदू जो आपके लीडर्स नहीं बोलेंगे, जो ज़मींदार थे वहाँ के, उनको भी, उनके खिलाफ भी जो है विद्रोह कर दिया। तो उसमें कई ज़्यादा लोग मरे और ये सारी चीज़ें, विद्रोही भी मरे और सब जो है मरे। तो ये एक तरीके से जो है अब आज के टाइम पे लोग जो है भुलाने के लिए इसको बोल देते हैं कि जो है ये तालिबान की विचारधारा थी, या फिर कई लोग के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। कोई बताता है कि नहीं ये जो है आपके जो किसान है उनका आंदोलन था, कोई कहते हैं कि जो है भारत की तरफ से ये सदर्न जो स्टेट है, ये जो दक्षिण जो भारत है, उसमें से ब्रिटिश के खिलाफ पहली आवाज़ थी, ठीक है ना, उनके खिलाफ। और कई लोग बोलते हैं कि भैया ये कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन था, का मतलब कि जो है साम्यवादी की क्रांति थी। तो ये अलग अलग व्याख्याएं हैं लोग, मैंने कल भी बताया था जब हम शरिया लॉ की बात कर रहे थे, लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं करते हैं। लेकिन सत्य ये है कि हमें जो है निष्पक्ष होकर ये चीज़ सोचनी चाहिए, और इस तरीके से जो चीज़ें दी गई हैं हमें उस तरीके, मतलब बिल्कुल कॉम्पिटिटिव अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जो है निष्पक्ष होना ज़रूरी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, और कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन ये है कि मपला रिबेलियन हुआ था, मुस्लिम्स थे वहाँ के जिन्होंने ये हुआ। अब वो जो है उनके खिलाफ कम्युनिस्ट था नहीं था, ये सारी चीज़ें डाउटफुल हैं, इस पर डिबेट हो सकता है, कोई भी आके बोल सकता है, ठीक। यही सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे बताई गई हैं, और जो है इस तरीके से ये वाली चीज़ ख़त्म होती है हमारे ये वाला टॉपिक, ठीक। कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे यही है कि बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, कोई कहता है नेशनलिस्ट अपराइजिंग थी, कोई कहता है कि जो है सांप्रदायिक दंगे थे, ठीक है ना। और यहाँ पे गांधी जी का जो सपोर्ट था खिलाफत मूवमेंट को, उसका भी क्रिटिसिज्म हुआ था, खैर जो भी है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यूपीएससी का जो है प्रीलिम्स आ रहा है, और भी स्टेट पीसीएस के जो है प्रीलिम्स आ रहे हैं, तो हमें ये जो इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट हैं, इंडिगो वाला, ठीक, याद आ गया ना, गांधी जी गए थे, पबना एग्रेरियन, डेक्कन रॉयट हो गया, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा पीजेंट बारदोली मूवमेंट हो गया 1928-27 के आसपास, मोपला रिबेलियन जिसके बारे में हमने पढ़ा, पीजेंट रिवोल्ट इन तेलंगाना हो गया, तेभागा मूवमेंट हो गया, किसान सभा मूवमेंट हो गया, और आपका एको मूवमेंट हो गया, मदारी पासी, याद आ रहा है कुछ। तो ये सारे जो मूवमेंट है आपको रिवीजन करने हैं आज, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि कर्नाटका में क्या हो रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया जा रहा है। तो मतलब एक अथॉरिटी बन जाएगी, तो उसको पता होगा, वो एक मतलब एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पोर्टल बना देंगे, ठीक। ये अथॉरिटी उस पोर्टल पे देखरेख करेगा। उस पोर्टल पे क्या होगा, जो भी विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, उन सब का यहाँ पे पंजीकरण हो जाएगा इस पोर्टल पर, ठीक। जो भी लोग मानसिक रूप से, कोविड के बाद से तो और ज़्यादा ये चीज़ें हो गई, या फिर कोविड के टाइम से भी, अभी जैसे चल ही रहा है, अभी ज़्यादा वो मत होइएगा। तो जो है क्या है, क्योंकि अभी भी 35,000 तो आ ही रहे हैं ना भारत में, और रोज 250 लोग मर रहे हैं कोविड से ही। तो ये चीज़ है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें, अब ज़्यादातर क्या होता है कि लोग मानसिक हेल्थ को कुछ मानते नहीं, कहते नहीं कि यार ये तो क्या मतलब है, कोई पागल तो हम थोड़ी ना। कई लोग जिनको होता भी है मेंटल, मान लीजिए एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो लोग को बताते ही नहीं, उनको लगता है हमको सब पागल समझेंगे। लेकिन यार ये चीज़ें हैं, और वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और ये चीज़ें वास्तविकता हैं।
तो अब लोग बता नहीं पाते हैं। तो अब इस तरीके से एक अथॉरिटी बन जाएगी जो कि पूरा पर्यवेक्षण करेगी, सुपरवाइज करेगी, चीज़ों को समझेगी, पूरा डेटा बनाएगी, और साथ ही साथ जो है एक पोर्टल बनेगा जिस पे रजिस्ट्रेशन होंगे, सारे विशेषज्ञ सब आ जाएंगे, जिनको भी ज़रूरत है वो इस पोर्टल पे गए, उन्होंने देखा, अपना जो है उपचार करा पाएंगे। और इन सब के बीच में अथॉरिटी जो है पूरा ऊपर तरीके से, संस्थागत तरीके से, इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से इसकी देखरेख करेगा कर्नाटका में। ठीक, अभी बसवराज बोम्मई जो आए उन्होंने इसको जो है मेंटल हेल्थ केयर सर्विस के लिए जो है यालीची अथॉरिटी की बात करी है। ठीक, ताकि जो मेंटल हेल्थ केयर है उसकी जो सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स तक अच्छे से दक्षतापूर्ण तरीके से पहुंच सके। ठीक, कोविड की वजह से जो है कराया गया है। और इसमें नीमहंस जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस होता है बेंगलोर में, उन्होंने प्रेशर डाला था कि भैया बनाए जाए, इस तरीके की चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसमें कर्नाटका स्टेट मेंटल हेल्थ केयर रूल 2021 भी आए, और जो सेंटर के द्वारा जो बनाया गया है मेंटल हेल्थ केयर रूल उससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक, अच्छा बताइए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ केयर जो लाए हैं पॉलिसी, वो कौन से सन में लाए हैं? अरे यार सामने लिखा हुआ है 2017 में लाए थे। चलिए क्वेश्चन रद्द हो गया तुरंत ही। ठीक है, लेकिन देखिएगा जरूर, उसके बारे में जरूर पढ़िएगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक सुसाइड वाला, उसमें चलिए क्वेश्चन तो पूछूंगा, सुसाइड वाली जो चीज़ है बताइए वो क्रिमिनलाइज्ड है कि अब क्रिमिनलाइज नहीं है, और किस सेक्शन के अंदर करता है? सेक्शन मुझे याद आ रहा है, चलिए ऑप्शन देता हूँ, 109, 209, 309, 409। मैं इसलिए बता देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। कई लोग सोचते हैं कि यार ये इसको जब याद नहीं आता तो पूछ लेता है, तो ऐसा नहीं है, मुझे याद रहता है, और कभी कभी नहीं रहता तो ठीक है, आपको तो याद हो जाए ना, मेन चीज़ वो है। तो ये है कर्नाटका मेंटल हेल्थ जो है, इसमें सारे साइकोलॉजिस्ट, आपके साइकेट्रिस्ट और ये सब लोग आ जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे ठीक अथॉरिटी पर, और फिर ये टाइमली जो है मैनर में ये प्रोवाइड कर पाएंगे अपनी सर्विसेज। ठीक, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में भैया इसका हेड कौन होगा? जो भी प्रमुख सचिव होंगे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, वो इसके हेड होंगे, और जो भी कमिश्नर और जॉइंट सेक्रेटरी होंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड होंगे एज मेंबर ऑफ द अथॉरिटी। ठीक, स्टेटस क्या है कि अभी अथॉरिटी बनेगी, अभी मतलब प्रपोज्ड है, लेकिन जल्द ही इसको जो है जमीन पे धरातल पर लाया जाएगा। ठीक, अगला जो टॉपिक है हमारा, बेहतरीन टॉपिक है आज का, टॉपिक ऑफ द डे कह सकते हैं, स्टार टॉपिक ऑफ द डे। चाइना ने क्या कहा है कि फिर से अपनी जो है वो दिखाते हुए कि जो है गुंडई, उसने बोला है कि तिब्बत में हम जो है कल्चरल सिंबल, लैंग्वेज, सब कुछ हम वहाँ पे लोगों को अडॉप्ट कराएंगे, अपनाने के लिए कहेंगे। कौन से? जो चाइना के हैं। ठीक है ना, जैसे तिब्बत के साथ में क्या हुआ कि 1951 में चाइना ने जोर ज़बरदस्ती एक मतलब जो है एक संधि करी, ट्रीटी करी 17 पॉइंट्स वाली। ठीक है, और चाइना ने वो जोर ज़बरदस्ती, अरे बिल्कुल उनके यहाँ जो घेरा, घर में किसी को तुम जो है चारों तरफ से घेर लो और जाके जो है उनको, उनके साथ में कोई संधि कर रहे हो तो क्या संधि कर रहे हो? डरा के उन्होंने संधि कर ली। तो तिब्बत उसको कोई मानता नहीं, लेकिन चाइना कहता है नहीं नहीं भैया, हम लोगों ने तो माना था कि भैया तुमने खुद कहा है कि तुम तिब्बत जो है चाइना का रीजन है, चाइना का पार्ट है, तो तुम अब कैसे बोल रहे हो? ठीक है ना। तो अब जो है, अब क्योंकि क्या हुआ उसके बाद, पहले इंडिया की जो पॉलिसी थी वो भी चलिए साथ ही साथ बताते चलते हैं। तो इंडिया की पॉलिसी ये थी कि हमारी हमेशा से बाउंड्री चाइना से ही, सॉरी तिब्बत से थी, चाइना से नहीं थी हमारी बाउंड्री, ध्यान रखना, चाइना से हमारी बाउंड्री नहीं थी, हमेशा तिब्बत से बाउंड्री थी। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के साथ में जो है हमारा ये एक समझौता हुआ जब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश की सरकार थी भारत में, तो शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में ध्यान से सुनना, एक शिमला एग्रीमेंट अलग है, ये शिमला में एग्रीमेंट अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट में जो पार्टी थी वो कौन कौन थे? तिब्बत वाले थे और चाइना वाले थे। ठीक, और इसमें ये चीज़ हो गई कि शिमला एग्रीमेंट में कि भैया तिब्बत और जो है ये इसकी बाउंड्री बना दी गई थी, और साथ ही साथ बाद में मनमोहन लाइन की भी बात करी गई थी। अब क्या हुआ, ये साइन तो हो गया, लेकिन बाद में जब चाइना आ गया, चाइना हमारे से 1 साल बाद आज़ाद हुआ है, अगर आप देखो तो 1948 में आज़ाद हुआ है। चाइना में क्या था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, ध्यान से सुनना, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता, मतलब वहाँ पे जैसे इंडिया में एक ही था, ब्रिटिश का ही मतलब एक तरीके से ज़्यादातर राज था, कुछ कुछ एरिया थे जैसे फ्रांस का और पोर्टुगीज़ का। लेकिन आपका चाइना में तो क्या था, जर्मनी ने भी जो है पूरे हिस्से बना रखे थे, ये मेरा, यूएसए ने कहा ये मेरा, दूसरे तीसरे ने कहा, यूके ने कहा ये मेरा, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थे अलग अलग बड़ी बड़ी जो है औपनिवेशिक ताकतों के। ठीक, जो साम्राज्यवादी उस पर विचारधारा पे काम करते थे, यानी कि इम्पेरियलिज्म और कॉलोनिज्म। ठीक,
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये आ गए पावर में तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, शिमला एग्रीमेंट कुछ नहीं था, मकमोहन लाइन कुछ नहीं था, हमने तो कभी संधि करी ही नहीं, तिब्बत ने करी, और तिब्बत जो है चाइना के लिए बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। समझ रहे हो? अब उस समय स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अलग अलग थे, तो उसने कर लिया, और तो चाइना ने को एक मौका मिल गया कि भैया ये पूरे इसका थोड़ी ना बात करता है, इसने तिब्बत ने तो अपनी बात करी खाली। तो लेकिन तिब्बत जो है हमेशा से ही हमारा, ये चाइना ये बोलता है कि जो 13वीं सेंचुरी से जो है चाइना का ही पार्ट है तिब्बत, हमेशा से तिब्बत कभी अलग पार्ट था ही नहीं, ठीक है ना। तो हुआ क्या, जब इंडिया आज़ाद हुआ, चाइना आज़ाद हुआ, फिर तिब्बत के ऊपर उसने अपनी वो चालू करी, तो इंडिया पहले ये बोला कि इंडिया ने मान लिया 1948 में मान लिया कि हाँ भैया तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ, 1951 में जब ये वाली चीज़ हुई 17 पॉइंट वाली जो मैंने आपको बताई संधि, तब तो उसके बाद जो है, जब उस समय तो कर लिया, लेकिन बाद में जो तिब्बत के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो उसने हमसे जबरदस्ती करा लिया यार का, ये तो हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे चाइना अपने जो है तौर तरीके चालू कर दिया था उसने, जो करता है बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपने जो है, जैसे आज भी फिर से अभी भी कर रहा है, देखो 21वीं सदी में, कि लैंग्वेज जो हम बताएंगे बोलोगे, सिंबल जो हम बताएंगे लगाओगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से तो ना चलेगा। तिब्बत एक अलग से अपना जो एक कंट्री था पहले। तो अभी क्या है, जो फिर जब तिब्बत को पता चला तो तिब्बत ने जो है रिफ्यूजी के तरीके से पलायन चालू किया और वो भारत में आ गए। अब जब भारत में आए तो जो नेहरू जी ने कहा ठीक है आ जाओ, और ये कहा कि हम उनको शरण इसलिए दे रहे हैं, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, कहा कि हम दलाई लामा जो कि 14वें दलाई लामा हैं उनको हम शरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, ना कि किसी रीजन के जो उसके जो है प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर है। पॉलिटिकल उनकी जो है कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। ये बात पे नेहरू जी ने उनको शरण दी और बहुत सारे लोग जो तिब्बत के थे वो शरण दी उनको भारत में। हालांकि अभी हम जानते हैं कि भारत में धर्मशाला अगर आप जाओ कभी, मैक्लोडगंज जाओ कभी, तो आपको पता चलेगा कि तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में मौजूद है, और वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट भी है, सब कुछ है। हालांकि खैर, तो 51 में जब ये चीज़ हुई तो चलती रही ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब पलायन हो गया, दलाई लामा ये सब लोग आ गए, फिर जब नेहरू जी ने उनको शरण दे दी तो अब पहले बात चलने लगी, हाँ हिंदी चीनी भाई भाई हम लोग सब करेंगे, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, ठीक है। और एक फिर जो है नेहरू जी ने एक संधि भी चालू करी, पंचशील। ये इस वाले में नहीं, मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। पंचशील भी बताई कि भैया म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के यहाँ जो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के खिलाफ कभी अपनी ज़मीन को यूज़ नहीं होने देंगे, ये सारी बात हुई। अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये शरणार्थी वाली बात आई, तिब्बत के लोगों को जो है भारत में छोड़ दी गई, तो चाइना नाराज़ हो गया और चाइना फिर बोलने लगा कि यार लग रहा है कि नेहरू वांट्स वॉर, और फिर उसने 1962 में हमारे ऊपर अटैक कर दिया खुद से, एक तरफा, ठीक है ना, यूनिलैटरल एक वो लेते हुए। खैर, तो ये पूरी कहानी थी जिसमें कि तिब्बत को जो है एक तरीके से, हाँ फिर अब क्या हुआ, फिर नेहरू जी पहले तो ये मान चुके थे कि जो है हाँ तिब्बत जो है चाइना का ही पार्ट है, ये वो है। अब लेकिन आज के टाइम पे देखो, जब हमारी तनातनी ज़्यादा चलती रहती चाइना से, तो अब हम दलाई लामा को आध्यात्मिक गुरु और पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आध्यात्मिक गुरु मानते थे, आपका पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम उनको पॉलिटिकल आइडेंटिटी मानते भी हैं और अपने यहाँ जो है पब्लिक फोरम्स पे उनको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। तो अब फिर से जो है चाइना जो है, देख रहे हो ना ये सब जो कर रहा है। और दूसरा, चाइना इसलिए भी थोड़ा बौखला गया जो हमने 370 हटा दिया है, ठीक। 370 हटने की वजह से अब इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। ये बहुत ही एक स्ट्रेटजिक काम था जो भारत के गवर्नमेंट ने किया। अदरवाइज चाइना ये जो CPEC बना रहा ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये पूरा जो है सवा चट कर जाते, पता भी नहीं चलता। तालिबान तो अभी है, अब तो काफ़ी फिर से ये लोग जो है वो खुश हो गए, तो इसलिए फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बार इसको जो है फिर से देख लेते हैं। चाइना कह रहा है हम जो लैंग्वेज बताएंगे वो बोलोगे, हम जो सिंबल बताएंगे वो बोलोगे। इंडिया की जो पॉलिसी थी वो हमेशा से ये थी कि भैया हमारी तो तिब्बत से ही जो है हमेशा वो रही थी बाउंड्री, और ना कि चाइना के साथ में। 1914 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था, समझौता नहीं, कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना, तो उसके तहत जो है हमारी बाउंड्री बनाई गई थी। और जो 1950 में चाइना ने बोला अरे कुछ नहीं, हम कोई बाउंड्री नहीं मानते। 1954 में तो चाइना ने जो है तिब्बत को अपना रीजन ही बना लिया। 1959 में जो है
आपका तिब्बत में जो है अपराइजिंग हो गई, विद्रोह हो गया, दलाई लामा जो इंडिया आ गए और फिर रिफ्यूजी शेल्टर सब हो गया। इंडिया ने बोला हम तो भैया उनको वो जो है आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी तो ना कर रहे हैं वो लोग। लेकिन अभी जो इवेंट हुआ, अब जो है हम लोग चेंज कर रहे हैं, दलाई लामा जो है पब्लिक फोरम पे आके सार्वजनिक फोरम्स पे आके बात करते हैं। चाइना तिब्बत का इशू जो है यही है कि भैया 2.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका ये चाइना टेरिटरी खा रखी है तिब्बत की। और तिब्बत देखो, तिब्बत क्यों चाइना को चाहिए? एक तो चाइना के पास लैंड उसको चाहिए। तिब्बत एक्चुअली एक इसको थर्ड पोल अब भी बोला जाता है। जैसे नॉर्थ ध्रुव है आपका, उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है हमारे अर्थ पे, वैसे तीसरा ध्रुव जो है आपका तिब्बती प्लेटू को बोला जाता है। क्योंकि एक तो बहुत ठंडा है और दूसरा ऊंचा पठार है पूरा, यहाँ से पानी के स्रोत निकलते हैं, ध्यान रखना। और दूसरी चीज खनिज बहुत है। तीसरी चीज यहाँ से जो है सामरिक और स्ट्रेटजिक या फिर रणनीतिक जो है जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ से हिमालय पे चढ़ के भारत की तरफ आना आसान है। तो कई सारे रीजन की वजह से जो है चाइना इसको छोड़ नहीं रहा है। ठीक, तो ये है। चाइना तो ये कहता है भैया मंगोल की जब युआन डायनेस्टी थी तब से चाइना का पार्ट है भाई साहब तिब्बत, ये चीज़ है। और 17 पॉइंट वाली जो एग्रीमेंट हुआ था 1951 में, वो तो भैया जो है उन्होंने ये कह दिया था कि हम कुछ नहीं, आपको पूरी ऑटोनॉमी देंगे, हम सब कुछ आपको रखेंगे, आप बुद्धिस्ट रिलीजन भी अपना फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था हम अपना सिविल और मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाएंगे लासा, जो कि तिब्बत की कैपिटल है। चाइना ने बोला था, लेकिन भैया चाइना ने बाद में कुछ भी उसको रखा नहीं, सब कुछ जो है उन्होंने जो है सब कुछ भुला दिया। और तिब्बत वाले लोगों ने भी कहा कि भैया ये तो हमसे ज़बरदस्ती साइन करा लिया गया था। ठीक, तो ये चीज़ है। तो कैसा लगा ये टॉपिक? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर तोड़िए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारी बातें पहुंच सके। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, क्रेडमिंट जो है एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय, और टेक यानी कि तकनीक। ठीक, तो फाइनेंशियल चीज़ों को तकनीक के साथ में, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ के लोगों को जो है अच्छी, आसान और तरीके से और बढ़िया तरीके से जो है कम पैसों में जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है, सर्विसेज दी जा रही। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है लॉन्च किया, पीयर टू पीयर रिव्यू। जैसे मैं हूँ और कोई मेरा दोस्त है, ठीक, तो हम दोनों एक दूसरे को, ये इसको पैसे की ज़रूरत है 100 रुपये की, हमने इसको पैसे दे दिए, ये होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। इसने चालू कर दिया। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होती है ये जो है समझना जरूरी है, इसीलिए अलग टॉपिक रखा गया है। पीयर टू पीयर लेंडिंग आरबीआई 2017 से रेगुलेट करता है। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर वहाँ बोल दे कि पीयर टू पीयर लेंडिंग ये तो दोस्तों में चल रहा है, ऐसा नहीं है। इसका ब्याज मिलता है 100 रुपये। अगर इसने मुझसे मांगे 100 रुपये मैं दूंगा, तो क्रेड वाले का अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो ब्याज अलग हो सकता है। यहाँ पे जैसे क्या है कि 9% तक का ब्याज दिया जाएगा। देखिए, ठीक, तो क्या है कि मुझे अगर इसने कहा 1 साल बाद दूंगा तो ये 109 रुपये मुझे देगा। हालांकि कोई भी कोलेट्रल नहीं होता है, मतलब कोई कुछ भी गिरवी लगवाना ये सब नहीं होता है। लेकिन जो ये फिनटेक प्लेटफॉर्म है ये चीज़ इंश्योर करते हैं, मुझे बताएंगे कि भैया ये फला मान लीजिए आपका दोस्त नहीं भी है, कई लोग और भी हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यहाँ पे जो है पीयर टू पीयर लेंडिंग करी जा रही है, लोन दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है, कर्ज दिया जा रहा है। तो वो ये बताएंगे कि हाँ ऐसा है कि ये लोग जो है आपको पैसा, ये पैसा बंदा दे देगा या बंदी पैसा दे देगी, चिंता मत करो, तभी हम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे कोई जो है हो सकता है पैसा ना भी दे, तो पैसा का खतरा तो है, लेकिन फिनटेक लोग हैं तो एक जो है बीच में ट्रस्ट वाली बात है कि हाँ अच्छा जो है ब्याज मिल सकता है, हमारे जो खाली पड़े पैसे हैं बैंक में उससे बहुत अच्छा है, 2.5% के रिटर्न से अच्छा है कि हम 9% के आसपास खाएं। ठीक, बीच में फिनटेक जो है वो अपना कुछ ना कुछ जो है दलाली कमीशन खा लेते हैं, वो उनका कुछ परसेंट होता है, 1-2% होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% भी हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर हमें ये खतरा है कि भैया हमारे पैसे मर भी सकते हैं, हमें वापस नहीं भी मिल सकते हैं, तो हम देंगे क्यों? यही तो है ना, 2.5% से 9% के बीच का गैप, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा है कि हम इसके लिए, और बीच में अगर फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है फिनटेक तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहा है, नया फीचर रेगुलेटरी प्रीव्यू में आता है, तो इट्स ए गुड थिंग। तो अब ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी इतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो हम इसको करेंगे। ये सारे मेन फैक्टर्स हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग में जो कि पूछा सकते हैं, जिसके लिए मैंने आला जो है रखा था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं आपका पीयर टू पीयर लेंडिंग में। ये कहा गया है आरबीआई रेगुलेशन इंश्योर करता है कि जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल कर रहे हैं, वो लोग रह सकते हैं। जो अनसीरियस हैं, खाली लोगों को लुभा के वो पैसा लूटने चक्कर में, वो लोग हट जाएं।
ठीक, और मंथली इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है पैसा, एक साथ में मिल सकता है, वो उसका ऐसी बात है, बस ये चीज़ है आरबीआई के प्रीव्यू में आता है। ठीक, और कई सारे ऐसी कंपनियां हैं भी, अगर आप लोग खुद करना है तो रूपी सर्किल, फिंजी, इंडिया मनी मार्ट, क्या चीज़ें हैं वो सब देख सकते हैं आप। क्रेड ने भी चालू किया, लुकी लोन्स नाम से है एनबीएफसी, उसके साथ में आरबीआई अप्रूव्ड है, इसके साथ में मिलके काम चालू कर रहे हैं क्रेड वाले। और ये बिगेस्ट रिस्क वही है कि हो सकता है पैसा ना भी मिले, लेकिन जो है अनसिक्योर्ड लोन होता है क्योंकि, लेकिन जो है आपका कोई जो ये बीच में फिनटेक हैं ये लोग अच्छा रिटर्न भी दिलवाते हैं, और अब तो आरबीआई भी इसको जो है रेगुलेट कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका ट्रस्ट वस्ट बढ़ गया है। क्रेडिट की क्या भूमिका होगी, बस वही है, पोटेंशियल बोरोवर ढूंढ के लाएगा और आपको देगा और बताएगा कि पैसे आसानी से दे देगा। ठीक, और दिस इज़ द मॉडल ऑल्सो फॉलोड इन द बाय नाउ पे लेटर वाले। आपने आजकल देखा होगा अमेजोन पे कई बार आता है कि यार खरीद लो, पैसे बाद में दे देना, तो उसमें भी इसी तरीके से सिस्टम चलता है। ये एनबीएफसी जो है पहले देख लेते हैं कि हाँ भैया, ये अमेज़ॉन देख लेता है कि हाँ इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ठीक है, ये पैसे उसे दे देता है, तो इसको अगर अभी ज़रूरत है तो अभी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम इसको ले लेंगे। अगर नहीं देगा तो हमारे पास इसकी सारी डिटेल्स तो वही हैं, हम ब्याज अपना और मूल जो पैसा है वो भी निकाल लेंगे। ठीक, फिनटेक जो कंपनियाँ होती हैं वो बीच में अपना कुछ जो है कमीशन काट लेती हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला जो हमारा टॉपिक है और इसी संबंधित आज का क्वेश्चन भी है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ठीक, डिफेंस के लिए, ठीक, इंडिया के लिए एक स्टार्टअप है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप चालू करनी है, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सलूशन हम भारत में ही जो है ढूंढकर अच्छे नवाचार से, इनोवेशन के साथ में, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ में ढूंढना चाहते हैं। तो उसके लिए हम चैलेंज रख रहे हैं, एक मतलब जो है लोगों के अंदर एक कंपटीशन लाया जा रहा है, और जो है ये 5वां संस्करण है इसका। और डिफेंस को हमें जो है आत्मनिर्भर बनाना है, जो है इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक, लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रखना है, इससे हमारा जो है आर्थिक फॉरेक्स जो पैसा हम लोग देते हैं वो भी बचेगा। और साथ ही साथ डिफेंस की चीज़ें यार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हम किसी से ख़रीदते भी हैं तो वो सारे हमको, एक तो टेक्निक बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं देता, दूसरा कभी भी हो सकता है कि यार कुछ भी हमारे जो छुपाने वाले फीचर वो हमारे खिलाफ यूज़ कर ले। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि जो रिलेशनशिप होती है कंट्रीज़ के बीच में वो हमेशा एक जैसी ही होती है, हो सकता है कल को ना भी हो। ठीक है, कुछ ऐसा जो है माइक्रोचिप वो उड़ा दे, पता चला वो उड़ता हुआ हवाई जहाज वहीं लटक जाए, तो इसलिए जो है हमें अपना करना चाहिए। तो ये जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है, डिस्क इसको कहते हैं, इसकी मैंने आपको मूल क्यों हो रहा है ये बता दिया। 5.0 है, ये चालू हो रहा है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इसको आईडेक्स बोलते हैं, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईडीओ के अंदर। ठीक, आईडेक्स डीओ। ठीक, क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस में एक्सीलेंस करना, उसके लिए नवाचार, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चालू किया हमारे जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ठीक, और आईडेक्स आपका लॉन्च किया गया था अप्रैल 2018 में मोदी जी के द्वारा। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाना है, और इसमें जो है नवाचार और नई तकनीक को जो है विकास करना है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में। इसको लॉन्च किया गया है आपका 5.0 को आईडेक्स डीओ के द्वारा 3 साल के बाद, आफ्टर द लॉन्च ऑफ डिस्क 1.0। ठीक, और डिस्क 5.0 जो है मैसिव लीफ है टुवर्ड्स द लेवरेजिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम। हमें बढ़ाना है डिफेंस की टेक्नोलॉजी को, बिल्कुल इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लेके आना है, अपनी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुधारते हुए हमें भारत को ही सक्षम बनाना है। मेन चीज़ वो है। 35 प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं, 13 जो है सर्विसेज के द्वारा। सर्विसेज कौन सी, आर्म्ड सर्विसेज, समझ में आई बात। ये वो सर्विसेज नहीं आईटी टीम जो काम करते हैं, वो सर्विस सेक्टर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सर्विसेज मतलब आर्म्ड सर्विसेज, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ठीक है, 22 जो है आपका डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, जैसे आपका हल हो गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गई, इन सब ने भी जो है 22 और 13 जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए। इस पे स्टार्टअप जो हैं, कई लोग अपना चैलेंज रखा गया कि अपने अपने नवाचार और बढ़िया बढ़िया आइडिया लाओ, उस पर जो है काम करो। ठीक, और ये कौन कौन से एरियाज़ हैं, ये ऐसे एरिया हैं थोड़े फ्यूचरिस्टिक हैं, जिसमें हम फ्यूचर में जो है भारत अपना इसके जरिए डिफेंस को, अपनी कैपेसिटी को अच्छे से बढ़ा सके। ठीक, ताकि जो बाकी लोग ना कर पाएँ। कौन कौन सी है, सिचुएशनल अवेयरनेस, ठीक, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट को, जैसे क्या होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एयरक्राफ्ट ट्रेन करने के लिए एयरक्राफ्ट ट्रेनर होना चाहिए, नॉन लीथल डिवाइस, 5G नेटवर्क, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, ड्रोन स्वार्म्स, डाटा कैप्चरिंग, ये सारी चीज़ें। ड्रोन स्वार्म समझ रहे हो, ड्रोन जो है खूब सारे आ जाएं, बिल्कुल जो है पूरा आसमान भर जाए, तो ड्रोन स्वार्म्स बोलते हैं, स्वार्मिंग बोलते हैं से। तो ये जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है।
और ये इंश्योर करना है कि मिलिट्री को एडवांटेज हो जाए हमारे भविष्य में और हाईएस्ट मतलब उसका संस्करण का। डिस्क 5.0 जो है ये एक ऐसा स्टेप है, इंडिपेंडेंस हमारा चाहता है डिफेंस सेक्टर का, कि जब जो है मतलब हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा, 75वां साल हो गया है भारत की आज़ादी का, तो हम जो है दूसरों से डिफेंस के इक्विपमेंट लें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरों को वो दें, फॉरेन कंपनीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ को, उससे हमें आज़ादी चाहिए। ठीक, डिस्क 5.0 जो है भारत का गवर्नमेंट का जो रिजॉल्व है कि आत्मनिर्भर में बनना है, उसी की तरफ एक जो है बढ़ता कदम है। आईडेक्स इसमें काफ़ी जो है आपका, आयोडेक्स में समझ लेना, इसको पहले भी मैंने पढ़ाया है वैसे, तो इसका काफ़ी क्रूशल रोल है इसमें जो है आपका गवर्नमेंट के लोग, सर्विसेज के लोग, थिंक टैंक, सब लोग मिलके काम करते हैं एक साथ। और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है और ओपन चैलेंज भी है, इसमें कई लोग को अपॉर्चुनिटी, भाई कई लोग जो गवर्नमेंट वाले हैं उनको बैठ के बात करना, सब चैलेंज पे जो है वो एक मतलब डिस्कशन करने का वो मिलता है। ठीक, और डिस्कशन क्या, उसको ग्राउंड पे लाने के भी एक जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वैसे ही जो यूथ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे, रिसर्च का कैसे यूज़ करना, उसका पोटेंशियल भी हम लोग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आईडेक्स फॉर फौजी भी है, मतलब इसमें जो लोग सर्विस में हैं, ऑलरेडी पर्सनल हैं आर्मी, नेवी और आर्म फोर्सेस में, जो है आपका एयर फोर्सेस में, वो लोग भी अपना कर सकते हैं। उनके लिए आईडेक्स फॉर फौजी है, वो भी अपना जो है अपॉर्चुनिटी उनको भी दी जाती है। आईडेक्स प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इनोवेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान, जो भी सारी चीज़ें हैं आपका जो है ये सारी चीज़ें देता है इंडस्ट्री के लिए। और ये एक तरीके का लिंक है कि भैया युवा, एकेडमिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप और आर्म फोर्सेस के बीच में सब लोग बैठो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और जो है एक दूसरे को सप्लीमेंट करो, जो भी उनकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं वो सबकी बढ़ाओ। ठीक, रक्षा मंत्री ने कहा है कि आईडेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 5 गुना ज़्यादा हमारे जो स्टार्टअप हैं बढ़ने चाहिए अगले 5 सालों में, जो कि हमें डिफेंस में जो है कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिफेंस से संबंधित चीज़ों को प्रोक्योर कराएं, जो है हमें जो है डिफेंस में लाएं, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। उन्होंने एक बात और कही, 5I की बात करी। आइडेंटिफाई मतलब पहचानो, इनक्यूबेट मतलब जो ऐसे स्टार्टअप हैं डिफेंस से संबंधित, उनको जो है जो वो बहुत छोटे हैं या फिर आइडिया से उनको ग्राउंड तक लाने में जो है हम उनका सहारा बने। इनोवेट यानी कि नवाचार, नए तरीके सोचो। इंटीग्रेट एकीकृत करना है, जैसे कि यहाँ पे एकेडमिया भी, यूथ भी, सब लोग एक साथ मिल रहे हैं ना, तो सबकी जो है एनर्जी एक साथ सिनर्जाइज होके बढ़िया से लग रही है। और इंडिजिनाइज मतलब स्वदेशी बनाओ। तो ये 5I बोले गए। अगर मान लीजिए आपका मेंस में क्वेश्चन इस तरीके का आता है डिफेंस सेक्टर में, तो ये 5I हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा दिए गए हैं, आइडेंटिफाई, इंक्यूबेट, इनोवेट, इंटीग्रेट और इंडिजिनाइज। ये आपको इस तरीके से लिखना चाहिए। और हमारा जो 22 अगस्त का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग आत्मनिर्भर इन अवर डिफेंस सेक्टर। एनालाइज करिए हमारे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का सामरिक महत्व क्या है, विश्लेषण करिए इसमें। अब ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इस तरीके से मैं आंसर चाहता हूं आपसे। ठीक, प्रोज एंड कॉन्स बताइएगा। और हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन में, जिसका नाम है कॉमन गाइस से। इसमें किस तरीके से प्रीलिम्स से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ क्या टिप्स एंड ट्रिक्स उसके लिए चाहिए, क्या एलिमिनेशन मेथड होता है, ये सारी चीजें भी इसमें ध्यान में रखते हैं। देखिए, हाउस फ्रेश रिपोर्ट जो आई है उससे संबंधित कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, कौन सा सही है आपको बताना है। ब्रिटेन की कंपनी है हाउस फ्रेश, उसने दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों के नाम से एक रिपोर्ट जारी करी है। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटेन की ही है ये। इसमें गाजियाबाद को जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटी का दर्जा दिया गया है दुनिया में 2020 में। ये एकदम गलत है क्योंकि ये सेकंड है, इसलिए अगर दूसरा गलत हो गया तो एलिमिनेशन मेथड आ गया यूज। देखिए, ये हो गया, ये गलत, आंसर हो गया सी। ठीक, क्योंकि 2 तीनों में है, 1 में नहीं है, बस ये वाली बात है। और बांग्लादेश जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री बनी गई है पूरे वर्ल्ड में 2020 में हाउस फ्रेश रिपोर्ट के द्वारा। ठीक, गाजियाबाद सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड है, पाकिस्तान, इंडिया, मंगोलिया ये भी पोल्यूटेड है काफ़ी। बांग्लादेश सबसे कंट्री में देखा है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। चाइना का होटन प्रोविंस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूटेड है। और बांग्लादेश का माणिकगंज जो सिटी है वो 3rd मोस्ट पोल्यूटेड है। सेकंड कौन सा है बताइए? गाजियाबाद, यार अभी तो बताया। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है कि भूमिहीन राजीव गांधी ग्रामीण रूरल एरिया का भूमिहीन लैंडलेस मजदूर लेबर न्याय योजना, उसको जस्टिस मिलनी चाहिए, तो ये योजना लाई गई है आपका राजीव गांधी के नाम पे। ट्रू को आपके स्टेटमेंट पूछे गए हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो है गवर्नमेंट की है। अगर आप देखो इसको तो आप समझ जाओगे छत्तीसगढ़ क्यों लेके आ रहा है ये। लॉन्च करिए राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, एकदम सही है। ये स्कीम का प्रोविजन है, 200 करोड़ रुपए दिया गया, 12 लाख लैंडलेस फैमिलीज को इसमें हेल्प मिलेगी। और
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है इसमें 6,000 रुपये हर साल देगी। जैसे वो किसान योजना है ना, किसान सम्मान निधि वाली, ठीक, तो उसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर जो कृषक है उसको दिए जाते हैं ना, जो छोटे और लघु और सीमांत वाले जो हैं। तो वैसे यहाँ पे जो लेबर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और कहीं पे भी काम करते हैं, भाई कृषि लेबर भी हो सकते हैं, उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे सालाना। 12 लाख लैंडलेस लेबर इस तरीके के हैं। बिल्कुल खरा सोना है, तीनों एकदम सही स्टेटमेंट है। ये स्कीम मिनिमम वेजेस जो है रूरल लैंडलेस लेबर जो है उनको दिए जाएंगे, ताकि वो जो बेसिक जो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हैं उनको जो है अर्जित कर सकें। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना जो है ये रजिस्टर कर सकते हैं डेडिकेटेड पोर्टल पे 1 सितंबर 2021 से लेके आपका नवंबर 30 2021 तक। तो इसी के साथ में आज का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर आप लोग को वाकई में पसंद आता है 1% भी, तो लाइक का बटन आप लोग को तोड़ना चाहिए और जहाँ लोगों को शेयर सब्सक्राइब करके जोड़ना चाहिए, ताकि हमारा जो एक मिशन है आप सभी का सिलेक्शन कराने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन करने का, वो पूरा हो सके। ठीक, आप लोगों को पुनः बताना चाहता हूँ, यूपीएससी का हमारा 2021 का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है। 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसका सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का ही पेड ग्रुप चालू है, कॉल करिए और जानकारी ले लीजिए। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, लगातार मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए।